जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आपके परिवार टॉपर्स आईक्यू पर आपको स्वागत करता हूं। आपको हम बता दें, यहां पर हम जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण सीरीज का आज 7वां सेशन लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको बता दें कि जीएसएससी जीडी का एनालिसिस भी हमारे टॉपर्स आईक्यू परिवार पे कराया जा रहा है। आप लोग उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए बिना किसी विलंब के हम आज का क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, ये शहरों और उनके उपनाम से है। क्या? शहरों और उनके उपनाम से है। देखिए, निप्पन किस देश का पुराना नाम है, यानी ओल्ड नेम ऑफ द कंट्री के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। निप्पन क्या है? निप्पन जापान का ओल्ड नेम है। क्या? जापान का ओल्ड नेम निप्पन है। थाईलैंड का ओल्ड नेम श्याम। क्या? श्याम जो है थाईलैंड का ओल्ड नेम है। फिर पूछता है श्रीलंका का ओल्ड नेम क्या है। आपको बताना है जो सिलोन है ये श्रीलंका का ओल्ड नेम है। आयरलैंड का ओल्ड नेम पूछता है या ऐसी कभी कैपिटल पूछता है तो आपको बताना है कि इसकी जो कैपिटल है डबलिन है। क्या? डबलिन आयरलैंड की कैपिटल है। फिर पूछता है आखिर प्रयागराज यानी इलाहाबाद का ओल्ड नेम क्या है। क्या? इलाहाबाद ये पहले प्रयागराज का ओल्ड नेम था। क्या? ये प्रयागराज इसका अब नया नाम हो गया। ठीक है। फिर क्या पूछता है कि आखिर घाना का ओल्ड नेम क्या है। क्या? घाना का ओल्ड नेम क्या है। तो आपको बताना है कि घाना इसको बोलते हैं चेक गणराज्य। क्या? चेक गणराज्य बोलते हैं। क्या? चेक गणराज्य बोलते हैं। फिर पूछता है कि आखिर थाईलैंड श्रीलंका आपको पूछता है कि वर्मा किसका ओल्ड नेम है। क्या? वर्मा किसका ओल्ड नेम है। तो बताना है कि म्यांमार वर्मा का ओल्ड नेम है। फिर पूछता है आखिर फार्मोसा। क्या? फार्मोसा किसका ओल्ड नेम है। क्या? फार्मोसा। फार्मोसा जो है ताइवान का ओल्ड नेम है। क्या? ताइवान का ओल्ड नेम फार्मोसा है। ईरान का ओल्ड नेम क्या है। क्या? ईरान का ओल्ड नेम क्या है। तो बताना है कि पर्सिया। पर्सिया इज द ओल्ड नेम ऑफ द ईरान। क्या? ईरान का ओल्ड नेम क्या है? पर्सिया है। फिर पूछते हैं आखिर मेसोपोटामिया किसका नाम था। क्या? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या था? ये ओल्ड नेम ऑफ द पोटामिया जो था ये ओल्ड नेम ऑफ द इराक। क्या? इराक का ओल्ड नेम मेसोपोटामिया था। मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे बसी? आपको बताना है कि दजला फरात। क्या? दजला फरात नदी। दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी। फिर पूछता है कि आखिर म्यांमार का ओल्ड नेम क्या है। आपको बताना है वर्मा जो है म्यांमार का ओल्ड नेम है। फिर पूछता है कि मलाया किसका ओल्ड नेम है। क्या पूछता है? मलाया किसका ओल्ड नेम है। तो आपको बताना है जो मलेशिया है इसका ओल्ड नेम मलाया है। फिर पूछता है आखिर हालैंड किसका ओल्ड नेम है। तो आपको बताना है हालैंड जो है ये नीदरलैंड। क्या मित्रों? नीदरलैंड का उपनाम क्या है? पुराना नाम हालैंड है। फिर पूछता है कि आखिर आयरलैंड की कैपिटल क्या है। आपको बताना है आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। क्या? डबलिन। फिर पूछता है कि इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ओल्ड नेम क्या है। इंडोनेशिया का ओल्ड नेम क्या है। तो आपको बताना है कि इसका ओल्ड नेम है डच ईस्ट इंडीज। क्या? डच ईस्ट इंडीज। क्योंकि विश्व के मैप में इंडोनेशिया की लोकेशन भारत के ईस्ट में है इसलिए इसका नाम डच ईस्ट इंडीज है। ठीक है। फिर पूछता है उत्तरी रोडेशिया और दक्षिणी रोडेशिया। क्या? उत्तरी और दक्षिणी रोडेशिया। रोडेशिया में दो हैं, एक है उत्तरी रोडेशिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं जाम्बिया। क्या? जाम्बिया बोलते हैं, एक उत्तरी रोडेशिया है। फिर पूछता है कि दक्षिणी रोडेशिया क्या है। आपको बताना है कि दक्षिणी रोडेशिया जो है इसे पेपर वाला इसलिए पूछता है क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला है। आपको बताना है इसका नाम क्या है? जिम्बाब्वे। क्या? जिम्बाब्वे दक्षिणी रोडेशिया को बोलते हैं। आपको हम बताए थे कि दो द है यहाँ पे, द और इसका ज। क्या? द और ज यानी जिद से याद रखिएगा, जिद यानी दक्षिणी रोडेशिया यानी जिम्बाब्वे इसकी ओल्ड नेम है। ठीक है। फिर पूछता है कि सूरीनेम। क्या? डच गुयाना का क्या ओल्ड नेम है। तो आपको बताना है कि सूरीनाम का ओल्ड नेम क्या है? डच गुयाना। सूरीनाम जिसका ओल्ड नाम क्या है, ओल्ड नेम है डच गुयाना। क्या? डच गुयाना सूरीनाम का ओल्ड नेम है। ठीक है। कुछ ओल्ड नेम अभी और हैं, जैसे अयोध्या का अभी नाम हाल फिलहाल में फैजाबाद किया गया है। क्या? फैजाबाद अयोध्या का नया नाम है। फिर पूछ सकता है आखिर जायरे कांगो पर्सिया, ये सब पूछता है। क्या? जायरे क्या है? जाये। देखो जायरे इसका ओल्ड नेम क्या था। आपको बताना है कि जायरे का जो ओल्ड नेम है, जायरे का ओल्ड नेम, कांगो गणराज्य का ओल्ड नेम, इसके साथ साथ जो ही पूछता है
सबका नाम आपको यहाँ पर डिस्कशन किए हैं। ठीक है, जायरो को ही कांगो बोलते हैं, कांगो को चीन गणराज्य के रूप में जाना जाता है। आइए इसके साथ हम चलते हैं अपनी क्लास की अगली क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं। क्योंकि पंचवर्षीय योजना से एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए इसको मुझे लेके आना आप लोगों के बीच में बहुत जरूरी लगा। देखिए, गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? आपको बता दें, जो पंचवर्षीय योजना है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक, इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया। इसके पहले होता क्या था, एक था योजना आयोग, क्या योजना आयोग, एक केसी नियोगी जो थे, केसी नियोगी के द्वारा ये शुरू किया गया, क्या योजना आयोग। योजना आयोग की शुरुआत किसके द्वारा शुरू किया गया? आपको बताना है कि केसी नियोगी जी के द्वारा शुरू किया गया। फिर योजना आयोग में आखिर हुआ क्या, ये योजना आयोग बना था 2015 में, क्या 1 जनवरी 2015 को ये शुरुआत किया गया था। 15 मार्च 2015। ये पहले बना क्या, 1950 में ये बना योजना आयोग। उसके बाद आया क्या, उसके बाद बना नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को, क्या देखो योजना आयोग। फिर ये बना क्या आकर के लास्ट में, नीति आयोग। क्या इसे मोदी जी के द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग इसका बनाया गया कब, 1 जनवरी 2015 को। कब, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। आखिर ये बना कब था, आपको बता दें कि ये जो बना था 1950 में, क्या 15 मार्च 1950 को इसकी घटना हुई थी। क्या 15 मार्च 1950 को नीति आयोग का योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का गठन जब हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है पीटी नेहरू जी अध्यक्ष थे। क्या पीटी नेहरू जी इसके उसमें अध्यक्ष थे। फिर पूछता है आखिर जब नीति आयोग बना तो इसके अध्यक्ष कौन से थे, आपको बताना है जो इसके अध्यक्ष हैं पीएम मोदी जी हैं। फिर पूछता है इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है कि जो उपाध्यक्ष हैं, यानी उपाध्यक्ष और सीईओ दोनों पूछता है, तो आपको बताना है कि परमेश्वर अय्यर जो है इस समय इसके अध्यक्ष हैं। क्या परमेश्वर अय्यर जो इस समय इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। ये नीति आयोग के बारे में बता दिए। नीति आयोग जब आया उसके बाद 1950 में योजना आयोग आया, इसी के जस्ट बाद 1951 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। क्या 1951 से लेकर के 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना रही। पूछता है पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी, आपको बताना है कि ये जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पे। क्या हेराल्ड डोमर मॉडल पे ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। पूछता है कि इसमें क्या किस चीज पे ज्यादा जोर दिया गया, तो आपको बताना है कृषि पे ज्यादा जोर दिया गया। क्या कृषि क्षेत्र में ज्यादा जोर दिया गया। क्या कृषि क्षेत्र में। उसके बाद सेकंड में भारी उद्योग, कृषि में जैसे जल निदाई जो सिंचाई के व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर करने का प्रयास किया गया। जैसे क्या हुआ, इसमें जितने भी हैं क्या भागीरथी प्लांट, उसके बाद क्या होगा जो भाखड़ा नंगल प्लांट है, क्या भाखड़ा नंगल बांध है, इन सभी बांध को बनाया गया। भाखड़ा नंगल बांध जितने भी बांध थे उन सभी बांध को इस पे पहली पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। फिर आखिर पूछता है कि आखिर पहली पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नंगल, दामोदर, हीराकुंड, क्या हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड बांध जो है ये हो गया। उसके बाद दामोदर नदी घाटी परियोजना, इन सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पहली पंचवर्षीय योजना में कवर किया गया। फिर पूछता है कि आखिर दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब चली, तो आपको बताना है सेकंड जो है ये पीसी महालनोबिस, क्या पीसी महालनोबिस के द्वारा शुरू किया गया, इसी मॉडल पे थी। ठीक है, इसमें जो है भारी उद्योग पर बल दिया गया। क्या भारी उद्योग पर बल दिया गया। सेकंड में हुआ क्या, इसमें जो है राउरकेला, क्या राउरकेला, भिलाई राउरकेला कहाँ पे है, आपको बताना है ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। प्रेजेंट टाइम में है कहाँ पे, उड़ीसा में है। ठीक, उसके बाद बता दें भिलाई ये रूस की सहायता से किया गया। आखिर ये है कहाँ पे, झारखंड में। क्या भिलाई कहाँ पे है, रूस की सहायता से किया गया, ये है कहाँ पे, झारखंड में। ठीक है, भिलाई राउरकेला ये जो है प्लांट जो है ये प्लांट सेकंड पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए। ठीक है, राउरकेला, भिलाई। उसके बाद एक और इसमें प्लांट था, उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, उसका नाम क्या है, राउरकेला, भिलाई। उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया उस प्लांट का नाम क्या था, दुर्गापुरा। क्या दुर्गापुरा प्लांट। दुर्गापुरा जो प्लांट था ये पश्चिम बंगाल की में स्थापित हुआ, यूके की सहायता से इसे स्थापित किया गया। फिर आखिर आपको हम बता दें, क्या बताएंगे, आखिर तीसरी पंचवर्षीय योजना, क्या थर्ड पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई गई।
देखिए आपको बता दें, तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू करने का जो श्रेय है ये क्या किया गया, 1951 से 56 गए, फिर 56 से हम लोग 61 में गए, फिर 61 से हम लोग किस में जाएंगे, 1966। पंचवर्षीय योजनाएं टोटल कितनी थी आपको बताना है कि टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। क्या, 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। ठीक, थर्ड पंचवर्षीय योजना में हुआ क्या, इसमें बहुत ज्यादा लॉस हो गया। क्या, इसमें कृषि के साथ साथ भारी उद्योग पे भी बल दिया गया, दोनों को एक साथ लेके चला गया। क्योंकि पहले में कृषि था, दूसरे में भारी उद्योग आया, उसके बाद इन दोनों को समराइज करके तीसरे में देखने का प्रयास किया गया। लेकिन इसमें हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, 1962 में भारत और चीन का युद्ध होगा। किसका, इंडिया के साथ साथ चाइना का युद्ध हो गया। ठीक, उसके बाद हुआ क्या, 1962 के बाद जस्ट 1965 में क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। क्या, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। उसी के बाद आपको बता दें इसी में सूखा पड़ गया। क्या, सूखा पड़ने के कारण ये पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से लॉस हो गई। फिर इसमें क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इनकी भी डेथ हो गई। अब सोचिए, एक पंचवर्षीय योजना के दौरान इतने सारे जो है कमियां निकल के आई, क्या इतने सारे हम लोगों को लॉसेस हुए, उसी के साथ ये पंचवर्षीय योजना जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई। क्या, पूरी तरीके से खत्म हो गई। 1965 के जस्ट बाद ही सूखा आया था, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से उभरे ही कहाँ थे, तब तक सूखा ही पड़ गया। अब सोचिए कितनी बुरी स्थिति हो गई। इसमें हुआ क्या, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान हम तीन चीजें देखें। क्या देखें, पहले कि इसमें सूखा पड़ा, दूसरा क्या हुआ, भारत चीन का युद्ध हुआ, फिर क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उसके बाद इसमें हुआ क्या कि इसके दौरान एक पावर प्लांट जो है बोकारो, क्या, बोकारो प्लांट की स्थापना किया गया। बोकारो ये रूस की सहायता से शुरू किया गया, जो कि है कहाँ पे इस समय, बोकारो प्लांट झारखंड में। क्या, झारखंड में बोकारो पावर प्लांट है। ठीक है, राउरकेला उड़ीसा, आपको बताया राउरकेला में एक प्लांट है, उड़ीसा में है। बोकारो कहाँ पे है, झारखंड में है। इसके बाद आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में एक है, जो पश्चिम बंगाल में यूके की सहायता से स्थापित किया गया, बोकारो हो गया। उसके बाद हुआ क्या, इसी के जस्ट बाद में एक रोलिंग प्लान आया। क्या, रोलिंग प्लान आया 1966 से 67 के बीच में। इसमें हुआ क्या, हरित क्रांति आप लोग सुने होंगे। क्या, हरित क्रांति, आपको बता दें कि हरित क्रांति, पहले पूछता है कि आखिर हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो आपको बताना है कि विलियम गार्ड। क्या, विलियम जो गार्ड थे इन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया। ठीक, पूछता है कि आखिर हरित क्रांति क्यों लाया गया, आपको क्या है कि जो फसलें थी उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसमें पूछता है इसका आखिर जो केंद्र कौन था, तो आपको बताना है कि जो शामली डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, ये इसका मुख्य केंद्र था। क्या, मुख्य केंद्र था। सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ा, तो आपको बताना है कि जो पंजाब क्षेत्र था वहां पे सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा। किन फसलों पे पड़ा, आपको बताना है कि जो फसल थी वो कौन सी फसल थी, वो गेहूं की फसल पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा। उसके बाद दलहन और मोटे अनाज की फसल में कमी आई। क्या, दलहन और मोटे अनाज, इसमें क्या हुआ, इसके जो उत्पादन में थोड़ा क्या हुआ, कमी आई। लेकिन इसमें हुआ क्या कि गेहूं की उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा हो गई। इसी के लिए आपको बता दें कि इसमें जो हुआ क्या, इसमें बीज जो थे हाई यील्ड वैरायटी, क्या, हाई यील्ड वैरायटी HYB बीज का प्रयोग किया गया। इसका नाम क्या है, उन्नत हाई यील्ड वैरायटी। क्या, हाई यील्ड वैरायटी। इसमें क्या होता है, इसमें जो है उन्नत किस्म के बीज, क्या, उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके प्रयोग से क्या हुआ कि इसमें जो है गेहूं का उत्पादन पूरे तरीके से एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया। क्या, एकदम चरम सीमा पे गेहूं का उत्पादन पहुंच गया। फिर पूछता है कि आखिर जो हरित क्रांति थी इसके जनक कौन थे, तो आपको बताना है कि इंडिया में इसके जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन। क्या, MS स्वामीनाथन जो थे ये इंडिया में हरित क्रांति के जनक थे। कहां पे, ये भारत के थे। लेकिन जो सबसे पहले जो हरित क्रांति शब्द लेके आए थे ये नॉर्मन बोरलॉग। क्या, नॉर्मन बोरलॉग जी थे। ये आखिर कहाँ थे बोरलॉग, ये थे USA के। कहाँ के, USA के। लेकिन इनका जन्म पूछेगा, इनका जन्म हुआ था मैक्सिको में। ये जो है हरित क्रांति के जनक हैं, ये पूरे विश्व में जनक हैं, ये भारत के जनक हैं हरित क्रांति के। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के जस्ट बाद में आता है। क्या, इसके बाद आता है कि एक अवकाश आता है। क्या, एक अवकाश आता है जिसे योजना अवकाश बोलते हैं। क्या, 1951 से 56 गए, 56 से फिर मैंने कहा 5 साल 61 में गए, 61 से 66 में गए। उसके बाद 66 के बाद 67 से लेकर के 69 तक, यानी 66 से लेकर के 69 तक ये आपका ये क्या था, योजना अवकाश था। क्या, योजना अवकाश था। ठीक है, आपको बताते चले कि हम जितनी पंचवर्षीय योजनाओं से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं सबको यहीं पे डिस्कस कराएंगे। फिर क्या हुआ, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी ये किस पे डिपेंडेंट थी, आपको बताना है कि गाडगिल। क्या, गाडगिल समूह पे जो इसके
जैसे आपको पीसी महालनोबिस थे, ये जो है गाडगिल पे डिपेंड थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद आपको पूछेगा पंचवर्षीय, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है इसका मेन काम क्या हुआ। इसमें हुआ क्या कि 1 साल पहले खत्म हो गई। क्या 1 साल पहले खत्म हो गई। पूछे कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले समाप्त हो गई, तो आपको बताना है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है 1 साल पहले समाप्ति हो गई, क्योंकि 1966 से 69 हुआ, फिर आएगा क्या 69 से 5 साल आप जोड़ेंगे 1900 क्या बोलते 1674 आएगा, 74 आएगा, 74 से चलना चाहिए था, ये चौथी पंचवर्षीय योजना है, चलना चाहिए था पांचवी कितना 74 से चलना चाहिए था 78 तक, क्या 74 के बाद 75 आएगा, आपको चलना था इसको पूरा मिला के 79 तक, ठीक है। लेकिन ये 1 साल पहले क्या हुआ 1978 तक खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद 78 के बाद फिर एक अवकाश आएगा, लेकिन आपको हम बताते चलेंगे धीरे धीरे, आप लोग इंपॉर्टेंट तब तक याद रख लीजिएगा क्या कि 9वीं पंचवर्षीय योजना, क्या 9वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था, न्यायपूर्ण तथा समेकित विकास, क्या समेकित विकास कि एक साथ सबका विकास करना है, ठीक है। फिर क्या पूछता है कि आखिर जो सबसे ज्यादा पंचवर्षीय योजना में किस वृद्धि हुई, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा कृषि में वृद्धि पूछेगा, तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो कृषि वृद्धि है ये चौथी पंचवर्षीय में हुई। क्या ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना हुई इसमें सबसे ज्यादा कृषि में वृद्धि हुई। पेपर वाला पूछता है कि आखिर कृषि वृद्धि के साथ साथ उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ क्या कि इसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया तब तक, क्या 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या हुआ, 14 बैंकों का जो है इसमें राष्ट्रीयकरण हो गया, क्या राष्ट्रीयकरण हो गया, नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। आपको बता दें कि जो नेशनलाइजेशन है इसमें 14 बैंकों का पहले हुआ, 1980 में जाकर 6 बैंकों का हुआ, उसके बाद फिर मोदी जी के द्वारा अभी बैंकों का निशान किया जा रहा है, ठीक। फिर क्या पूछता है, आखिर पूछता है पेपर वाला कि आखिर छठवीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से महत्वपूर्ण थे, तो आपको बताना है कि जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है इसमें ट्राइसेम, क्या ट्राइसेम की स्थापना हुई, इसमें हुआ नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड ये क्या है कि नाबार्ड जो है कृषि का, भारत को कृषि विपणन क्षेत्र, क्या कृषि का सबसे बड़ा बैंक यही है, कृषि का सबसे बड़ा बैंक है। सबसे बड़ा बैंक के बारे में पूछेगा आपको बताना है कि नाबार्ड है। आखिर नाबार्ड की स्थापना कब हुई, आपको बताना है कि नाबार्ड जो है शिवरमन समिति के आधार पर इसका हुआ, क्या शिवरमन समिति के आधार पर इसकी स्तुति प्रस्तुत की गई। स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई नाबार्ड। आखिर नाबार्ड के जो इस समय अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है केजी शाह, क्या केजी शाह भी इसके इसमें अध्यक्ष हैं, क्या केजी शाह भी इसके अध्यक्ष इस समय नाबार्ड के हैं। नाबार्ड के बारे में यही क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, नाबार्ड। इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, आपको बताना है कि जो छठी पंचवर्षीय है इसके दौरान पे नाबार्ड ट्राइसेम महत्वपूर्ण योजनाओं का इसके दौरान विकास किया गया, ठीक है। उसके बाद पूछता है पेपर वाला कि सबसे ज्यादा कृषि में, क्या कृषि में सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुई, सबसे ज्यादा कृषि में वृद्धि पूछेगा तो आपको बताना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे ज्यादा कृषि में वृद्धि हुई। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेंगे मित्रों हम सब इसी स्लाइड से डिस्कस करवाएंगे, आप लोग बस अपना टॉपर्स आईक्यू परिवार को सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा सपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप लोग बस केवल नियमित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आप लोग बने रहें। हम इतना प्रयास करेंगे कि आप लोगों को सब कुछ समग्र चीजें एक ही क्लास में देने का भरपूर सहयोग करेंगे। देखिए तराइन का क्या हुआ कि तराइन का द्वितीय युद्ध, क्या मित्रों तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो आपको बताना है कि तराइन के मात्र 2 ही युद्ध, पहला युद्ध 1991 में हुआ, दूसरा क्या हुआ 1992 में हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध 1992 में हुआ। उसके बाद आपको बता दें कि जो तराइन का पहला युद्ध था ये किसके किसके बीच में हुआ, तो आपको बताना है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। इसमें हुआ क्या, मोहम्मद गोरी की सेना जो है ये पृथ्वीराज चौहान की सेना के सामने घुटने टेक दी और ये हारा गए। उसके बाद हुआ क्या, दूसरा हुआ, इसमें फिर भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। इसके बीच में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें क्या किया, गोरी की संयुक्त सेना ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पेपर में पूछेगा किसमें, इसमें कौन सा हारा, तो आपको बताना है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। फिर पूछता है कि आखिर जो आपको इंपॉर्टेंट है आपको हम बताते हैं, देखिएगा। फिर पूछता है कि पानीपत का युद्ध, क्या पानीपत का युद्ध, आपको बताना है कि पानीपत के 3 युद्ध हुए, पहला, दूसरा और तीसरा।
पहला, दूसरा, उसके साथ जो है तीसरा युद्ध। आप लोग देखिएगा, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा कब हुआ 1556, फिर आता है 1761। 1556 में क्या हुआ, बाबर वर्सेस, ये बाबर के द्वारा लड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो युद्ध हैं यहाँ पे हम बताएंगे। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, किसके, बाबर वर्सेस लोदी के बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ, लोदी को समाप्त कर दिया, बाबर ने लोदी को ही हरा दिया। फिर हुआ क्या कि अकबर वर्सेस हेमू हुआ। क्या सेकंड युद्ध किसके बीच में हुआ, अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ, अकबर की संयुक्त सेना ने क्या किया, हेमू को परास्त कर दिया। उसके बाद कट करने का मतलब है यहाँ पे हेमू क्या, वो पराजित हो गया। उसके बाद हुआ क्या, तीसरे में हुआ क्या, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के साथ में मराठा, क्या अहमद शाह अब्दाली के साथ में जो मराठा थे इनके बीच में युद्ध हो गया। तो अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, तो मराठों को यहीं पर समाप्त कर दिया, मराठों की संयुक्त सेना को यहाँ पर पराजित कर दिया। उसके बाद आपको हम बता दें कुछ और जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 1857 की क्रांति के बारे में आपको बताए थे कि इस समय किसके समय में शुरू हुआ था, आपको बताना है कि कैनिंग के समय। उस समय वायसराय कौन था, कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय में ये आखिर शुरू कहाँ पे हुआ था, 10 मई 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को ये कहाँ से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ तो मेरठ से। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जो मंगल पांडे ने, एक जो कर्नल बाग थे और कर्नल अरकट, दोनों की क्या की, मंगल पांडे ने हत्या कर दी। इस क्रांति के बारे में मैंने अच्छी तरीके से इसके पहले वीडियो में डिस्कशन कराया हुआ है, आप लोग उसको देखना, जरूर से जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि 1761 के बारे में आपको हम बता ही दिए। फिर पानीपत के बाद एक होता है प्लासी का युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, अंग्रेजों वर्सेस सिराजुद्दौला, इसके बीच में होता है। सिराजुद्दौला क्या होता है, सिराजुद्दौला जो होता है अवध का नवाब था। ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, अंग्रेजों के बीच में हुआ। इसमें क्या किया, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। कहता है कि आखिर किसमें अंग्रेजों की नींव पड़ी, आपको बता दें अंग्रेजी शासन की जो नींव पड़ी यहीं से पड़ी। अंग्रेज क्या किए, यहीं से भारत में अंग्रेज शासन करना शुरू किए, इसी क्रांति के बाद में। पेपर में पूछा गया है किस क्रांति के बाद में भारत में अंग्रेज ने शासन शुरू किया, तो आपको बताना है कि जो 1757 की क्रांति है इसमें अंग्रेजों ने शासन शुरू किया। फिर क्या हुआ कि एक चौसा का युद्ध है, क्या, चौसा और कन्नौज का युद्ध, दो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, चौसा और कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। फिर कन्नौज का कब हुआ, 1540 में। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया, शेर शाह और हुमायूं के बीच में। किसके बीच में, शेर शाह वर्सेस हुमायूं, शेर शाह वर्सेस हुमायूं के बीच में दोनों युद्ध लड़े गए। दोनों युद्ध किसके किसके बीच में लड़े गए, शेर शाह वर्सेस हुमायूं के बीच में लड़े गए। चौसा और कन्नौज का दोनों युद्ध हुमायूं वर्सेस क्या हुआ, शेर शाह के बीच में लड़ा गया, ठीक है। इसमें हुआ क्या, इसमें इस युद्ध में हुमायूं की संयुक्त सेना क्या हुई, पराजित हो गई। शेर शाह के द्वारा हुमायूं को यहाँ पे क्या किया गया, लतेड़ा गया, यानी मारा गया। हुमायूं को यहाँ पे क्या किया गया मित्रों, मार दिया गया। इसके बाद हम बता दें जितने युद्ध हैं इसी स्लाइड से आएंगे, आप लोग पेपर में देखिएगा जरूर। देखिए आते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिर केंद्रीय तंबाकू रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे स्थित है। देखिए पहला तो इसको आपको बता दें, ये राजमुंदरी में है। राजमुंदरी पड़ता कहाँ पे है, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक। लखनऊ में कौन कौन सा है, आपको बता दें कि वनस्पति जब पूछेगा, वनस्पति रिसर्च सेंटर कहाँ पे आपको बताना है, यानी बोटेनिकल पूछेगा उसको बताना है। फिर क्या पे है, यहाँ पे लखनऊ में, इसके साथ साथ एक इसके बाद है तंबाकू वाला, आपको बता ही दिए। फिर कानपुर में कौन कौन सा है, चीनी है, चीनी पूछेगा, चीनी रिसर्च सेंटर तो कानपुर। फिर पूछेगा दलहन रिसर्च सेंटर, तो आपको बताना है कि कानपुर में है, ये दोनों कानपुर में हो गया। फिर गोवा में क्या है, समुद्री संस्थान है, क्या, समुद्री संस्थान, क्या, समुद्री संस्थान जो है ये यहाँ पे है, गोवा में है। गोवा पणजी, यानी गोवा की राजधानी पणजी है, आपको बताते चलते हैं। उसके बाद पूछता है कि आखिर आलू रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, क्या, आलू रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, आपको बताना है कि शिमला में है। शिमला कहाँ है, आखिर आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में है। फिर पूछता है आलू के साथ साथ क्या बोलते हैं चावल का कहाँ पे है, तो आपको बताना है चावल कहाँ पे है, कटक उड़ीसा में है, क्या,
कटक उड़ीसा में है चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चावल के साथ साथ पूछता है आखिर लाख कहाँ पे है, लाख अनुसंधान केंद्र, तो आपको बताना है कि लाख अनुसंधान केंद्र ये झारखंड में है। क्या, झारखंड में लाख अनुसंधान केंद्र है। ठीक, उसके साथ कुछ और पूछता है, जैसे मान लीजिए आपको नमक के बारे में पूछेगा तो आपको बताना डेयरी नारियल के बारे में पूछता है तो आपको बता देना है। क्या, जब आपको पूछेगा नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है या पूछेगा डेयरी कहाँ पे है, आपको बताना है डेयरी वाला करनाल हरियाणा में। क्या, करनाल हरियाणा में है। फिर पूछेगा आखिर नमक अनुसंधान कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि भावनगर गुजरात में नमक अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है मित्रों, आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर पूछेगा चमड़ा के बारे में। क्या, चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। क्या, चमड़ा अनुसंधान, देखो चमड़ा के लिए आप कानपुर मत चले जाइए, चमड़ा के लिए आपको जाना है चेन्नई लेने। क्या, चमड़ा लेने चेन्नई जाना है। उसके बाद इसी में पूछ लेगा चमड़ा के साथ साथ कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आपको भी भागना है कहाँ पे, चेन्नई में जाना है। ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में क्या करना है, लखनऊ में वनस्पति के साथ साथ आपको कुछ और औषधियों के बारे में बताया जाता है। क्या, औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे है, लखनऊ में है मित्रों। उसके साथ कभी औषधि के साथ अगर गन्ना रिसर्च सेंटर पूछ ले तो आपको बताना है कि गन्ना रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, लखनऊ में है। लेकिन गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आपको बताना है कोयम्बटूर। क्या, कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी पूछता है प्लाज्मा कहाँ पे है, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र। क्या मित्रों, प्लाज्मा रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे है, गांधीनगर। क्या, गांधीनगर ये कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। उसके बाद पूछ सकता है आखिर इसरो कहाँ पे है, आपको बताना है कि इसरो की स्थापना कहाँ पे है। इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना भी कहाँ हुई थी, बेंगलुरु में। इसरो मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म कभी कोई पूछता है आप लोग याद रखिएगा कि इंडियन, क्या, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। क्या भाइयों, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, ये इसरो का फुल फॉर्म है। ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में है इस समय। ठीक है, आइए इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। सबको बता दें कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जब पूछेगा तो आपको बताना है कि कोटोपैक्सी, ये कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। क्या, कोटोपैक्सी कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। जब पूछेगा आखिर जापान का फ्यूजियामा कहाँ का है, आपको बताना है कि जापान का जो ज्वालामुखी है ये क्या पे, जापान में फ्यूजियामा। आखिर ज्वालामुखी होते क्या है, देखिए ये जो समुद्र का स्तर है ये कभी कभी पृथ्वी के स्तर में ऊपर, क्या ऊपर क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, ये जो अंदर लिक्विड पदार्थ भरा होता है इसे क्या बोलते हैं, मैग्मा। पूछता है कि जो मैग्मा क्या होते हैं, आपको बताना है ज्वालामुखी के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उसको बोलते हैं मैग्मा। जब ये मैग्मा बाहर निकलता है, निकल के ऐसे ऐसे, तो इधर एक क्या बनता है, मुंह बनता है। किस कैसा मुख बनता है, आपको बताना, इसे बोलते हैं क्या, क्रेटर। आपको पूछेगा क्रेटर यानी इसका मुंह कैसा होता है, आपको बताना है कि कीप के आकार का इसका मुख होता है। जो ये बाहर निकल के आते हैं तब लार्वा होता है, क्या होता है ये लार्वा होता है। जब बाहर निकल के आएगा तो मैग्मा के बाद ये बन जाएगा क्या, लावा बन जाएगा। फिर यही लावा जब सूख सूख के छोटे छोटे कणों में हो जाएंगे, इसे क्या बोलते हैं, सिंडर। क्या, इसे बोलते हैं सिंडर। इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इस ज्वालामुखी का विस्फोट के बारे में आपको हम अच्छी तरीके से बता दिए हैं। फिर आते क्या है, माउना लोआ। जब पूछेगा सबसे विस्तृत, विश्व का सबसे विस्तृत जो है ये कौन सा ज्वालामुखी है, तो आपको बताना है सबसे विस्तृत ज्वालामुखी ये है, ये मैना लोआ है। क्या, मैना लोआ। ये कहाँ पे है, मैना लोआ हवाई द्वीप अमेरिका में है। कहाँ पे, हवाई द्वीप अमेरिका। हवाई द्वीप कहाँ पे है, अमेरिका में है। ठीक है, फिर पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सक्रिय ज्वालामुखी है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, आपको बताना है ये कौन सा है, किलायू ज्वालामुखी। क्या, किलायू जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पे है, यूएसए में हवाई द्वीप पे ये भी है। क्या, यूएसए के हवाई द्वीप पे है। विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी का है, ये है आपका किलायू ज्वालामुखी। क्या, किलायू ज्वालामुखी विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर पूछता है आखिर पेपर वाला कि किलीमंजारो कहाँ पे है, ये सुप्त अवस्था में, पूरी तरीके से सुप्त अवस्था में है किलीमंजारो। किलीमंजारो, किलीमंजारो जो है ये कहाँ पे है, आपको बताना है कि ये है तंजानिया में। कहाँ पे है, तंजानिया। तंजानिया में किलीमंजारो जो कैसा ज्वालामुखी है, एकदम सोया हुआ है। क्या, सुप्त ज्वालामुखी है, एकदम सोया हुआ, मस्त बिंदास एकदम नींद ले रहा है।
इंडिया का आखिर कौन सा ज्वालामुखी है? तो आपको बताना है कि अंडमान निकोबार में इंडिया के हैं ज्वालामुखी। कौन सा नाम है उसको? बैरन ज्वालामुखी। क्या है? बैरन ज्वालामुखी आपको पूछेगा पेपर में कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि अंडमान निकोबार में है। ये अंडमान निकोबार में है, लेकिन पूरा बिंदास सोया हुआ है, कोई दिक्कत है इसको नहीं है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा सबसे विस्तृत ज्वालामुखी, आपको बताना है मैना लोवा। फिर इटली के बारे में पूछता है, क्या स्ट्राम्बोली कहाँ पे है? क्या स्ट्राम्बोली कहाँ पे है, इसके बारे में पूछ सकता है। फिर इटली के कुछ जो इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। आइए आपको हम बताते हैं। माउंट एटना, माउंट विसुवियस, ये कहाँ पे है? क्या जैसे हो गया माउंट एटना, फिर पूछेगा माउंट एटना के साथ साथ विसुवियस कहाँ पे है? विसुवियस, माउंट विसुवियस कहाँ पे है? इसको बताना है कि इटली के ज्वालामुखी। क्या ये कहाँ के ज्वालामुखी हैं? इटली के ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली, आखिर स्ट्राम्बोली जो क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का क्या बोलते हैं? ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। क्या? प्रकाश स्तंभ। जैसे प्रकाश स्तंभ मतलब क्या होता है? जो लाइट की पोल होती है वो प्रकाश करती है, उसी सेम तरीके से स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है ये भी प्रकाश करती है। आखिर ज्वालामुखी का जो रिंग ऑफ फायर है कहाँ पे है? पेपर में पूछेगा कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है। रिंग ऑफ फायर यानी इसे बोलते हैं क्या? अग्निवलय। अग्निवलय। तो आपको बताना है ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है, ठीक है। आइए इसी के साथ आज की क्लास के हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपको बता दें कि इसके बारे में बता दें 85 में लोकसभा के विघटन के बारे में बताया गया है। देखिए एक क्या है, एक सरला एक ट्रिक है जो कि आप पढ़े भी होंगे। इसमें क्या बताया गया? स फॉर संसद बताया गया है, फिर लोकसभा, आर फॉर राज्यसभा, क्या हो गया? राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या? राज्यसभा के बाद आया एल फॉर लोकसभा। क्या? लोकसभा। उसके बता दें कि जो 79, 80, 81 ऐसे याद रखिएगा। 79 में संसद के बारे में जिक्र किया गया है, फिर राज्यसभा के बारे में किसमें जब्त किया गया है? आर्टिकल 80 में, लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में, ये हो गया। फिर आर्टिकल 89 क्या है? इसमें जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति हैं इनके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। फिर पूछता है आखिर राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति जी हैं। इस समय कौन है? तो आपको बताना है कि कौन है उपराष्ट्रपति। ये कौन है? जगदीप धनखड़। क्या? जगदीप धनखड़ ये उपराष्ट्रपति हैं। क्या? जगदीप धनखड़ ये उपराष्ट्रपति हैं। हराए किसको हैं? तो आपको बताना है हरा दिए मार्गरेट अल्वा को। किसको हरवाए हैं? मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा को हरवा दिए भैया। ये क्या हो गए? आपके उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, देखिएगा आर्टिकल नंबर 21 पेपर में पूछता है। ये क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल किस में व्यक्त किया गया है? आर्टिकल 21 में। पूछता है कि आर्टिकल 21 के साथ साथ पूछता है आर्टिकल 24 क्या है। आपको मैंने बताया भी है आर्टिकल 24 क्या है कि 4, 2, 6 यानी 6 वर्ष के जो कम से बच्चे हैं इन्हें कारखाना में नहीं जाना देना है। क्या है? कारखानों में जाने से क्या है? बैन है, यानी बालात श्रम क्या है? इसमें बैन किया गया है। फिर पूछता है कि आर्टिकल 40 क्या है, तो आपको बताना है कि ग्राम पंचायत आर्टिकल किस में है? 40 में है। पूछेगा आर्टिकल 51 क्या है, तो आपको बताना है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो अलगाव है, ये कार्यपालिका का जो न्यायपालिका से अलगाव है ये आर्टिकल 51 में बताया गया। इसका क्या है? यहाँ पे अलगाव यानी ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। इसका ब्रेकअप हो गया। आर्टिकल कितने में है? 51 में है, ठीक है, 51। फिर क्या हो गया? आपको कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताते हैं, जैसे आर्टिकल 124। आपको बताना है इसमें क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? इस समय 34 न्यायाधीश हैं। 34 न्यायाधीश हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भाग जो किसमें भाग का जिक्र किया गया है? भाग संविधान के भाग 5 में जो स्तंभ के बारे में बताया गया है इसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है। इसमें 49वें नंबर के जो जस्टिस हैं जस्टिस यू ललित। क्या? जस्टिस यू ललित है। 50वें नंबर के कौन से हैं? तो आपको बताना है कि डी.वाई. चंद्रचूड़। क्या? डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें नंबर के जस्टिस हैं। डी.वाई. यानी धनंजय यशवंत। क्या? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आप लोग उसके लिख लीजिएगा। क्या? धनंजय
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनका पूरा नेम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। उसके बाद आर्टिकल आपसे पूछता है क्या? आर्टिकल पूछ लेगा 76 क्या है? आपको बताना है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। फिर आपको बताए थे पिछली क्लास में महान्यायवादी क्या होते हैं? ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। किसका वकील होता है? भारत सरकार का। भारत सरकार के ये कौन होते हैं? ये वकील होते हैं। भारत सरकार के सर्वश्रेष्ठ वकील कौन से होते हैं? महान्यायवादी। आर्टिकल 76 से आप लोग जस्ट ऊपर आएंगे, क्या आएंगे? आर्टिकल 148। इसमें क्या बताया गया है? कैग। कैग यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी इसमें कौन से हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आपके कौन से हैं? कैग। जब पूछेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या? नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है आर्टिकल 148। फिर पूछता है कि आर्टिकल क्या, जैसे आर्टिकल आपसे पूछ लेगा आर्टिकल क्या है? 32 क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट का जो रिट होता है इसके बारे में आर्टिकल 32 में बताया गया है। आर्टिकल 32 के बाद हाई कोर्ट का रिट किसमें बताया गया? 226 में जो हाई कोर्ट है इनके रिट के बारे में बताया गया है। हाई कोर्ट के बाद जो 6 रिट है, एक एक्स्ट्रा रिट है। हाई कोर्ट के पास 6 रिट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कितने रिट हैं? 5 प्रकार की रिट है। 5 प्रकार की रिट में आपको हम बताएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, इंजेक्शन, जितने प्रकार के रिट हैं हम आपको इसमें बताएंगे एक दिन। इसमें क्या है? एक इंपॉर्टेंट केवल रिट बढ़ गई है। कौन सा रिट है? इंजेक्शन रिट। कौन सी रिट? इंजेक्शन जो रिट है ये हाई कोर्ट के पास एक एडवांस रिट है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट थे हम आपको यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद चलते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्या? आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? आखिर पहला ऑप्शन है रखालदास बनर्जी, रंगनाथ राव, यज्ञदत्त शर्मा और दयाराम साहनी। आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो क्वेश्चन बन रहे हैं सब यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा एक एक करके। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी खोज किसके द्वारा शुरू की गई? 1921 में शुरू की गई। हड़प्पा सभ्यता किसके किनारे है? आपको बताना है ये सभ्यता रावी नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे? रावी नदी के तट पे हड़प्पा सभ्यता स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पे स्थित है। फिर पूछता है आखिर इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो आपको बताना है कि जो दयाराम साहनी थे इसके द्वारा शोध की गई। फिर पूछता है आखिर हड़प्पा के साथ मोहनजोदाड़ो, क्या? मोहनजोदाड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? 1922 में की गई। मोहनजोदड़ो आखिर है कहाँ पे? आपको बताना है ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता भी है। पाकिस्तान में किस नदी के किनारे पे है? तो आपको बताना है ये सिंधु नदी के किनारे पे है। ये 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। ये किसके द्वारा की गई? रखालदास बनर्जी द्वारा। क्या? रखालदास बनर्जी जी के द्वारा इसकी खोज की गई। उसके बाद पूछता है कि मोहनजोदड़ो के बाद तीसरी सभ्यता कौन सी है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे एक सभ्यता और थी। क्या? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे जो है ये रंगनाथ राव जी के द्वारा, कौन सा? रंगनाथ राव जी के द्वारा एक जो सभ्यता खोजी गई उसका नाम क्या था? लोथल। क्या? लोथल कहाँ पे है? आपको बता दें गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। खोजा किसके द्वारा गया? रंगनाथ राव जी के द्वारा। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी, भोगने वाली नदी यानी भोगवा नदी है। फिर पूछता है आखिर चौहुंदड़ो कहाँ पे है? क्या? चौहुंदड़ो ये कहाँ पे है? ये चौहुंदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। ये किस नदी के किनारे है? आपको बताना है कि सिंधु नदी के किनारे है। क्या? सिंधु नदी के किनारे चौहुंदड़ो है। ये इसके जो चौहुंदड़ो आखिर सिंधु नदी के किनारे है, इसको पाकिस्तान में स्थित है। फिर पूछता है आखिर इसके खोजकर्ता कौन से हैं? आपको बताना है कि जो गोपाल मजूमदार हैं। क्या? गोपाल मजूमदार इसके खोजकर्ता हैं। गोपाल मजूमदार इसके खोज करता है। फिर पूछता है आखिर यज्ञदत्त शर्मा। क्या? यज्ञदत्त शर्मा ये क्या हुआ? रोपड़ पंजाब में एक है। रोपड़ पंजाब, रोपड़ पंजाब, रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है। यहाँ पर जो एक सभ्यता थी हड़प्पा की एक सभ्यता इंपॉर्टेंट सभ्यता थी उसकी खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा किया गया, ठीक है। उसके बाद होता है आखिर रोपड़ सभ्यता ये कहाँ पे है? आपको बता दें रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में। किस नदी के किनारे है? आपको बताना है सतलज नदी। क्या? सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम सबको एक एक करके डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। कुछ चीजें और बाकी हैं, जैसे आपको पूछता है कि पेपर वाला आखिर जो इंपॉर्टेंट है आपको बता देते हैं। एक बार इंस्टेंट रिवीजन आप लोग देखिए, खड़ाक से देखिएगा। देखिए आपको हम बताते हैं, फटाक से देखिएगा, 1 मिनट बिना किसी देरी के। पूछता है कि आखिर सिंधु सभ्यता का वो कितने केंद्र थे? 4 केंद्र थे। कौन कौन से थे? आपको बताना है। एक पूर्वी था, पूर्वी के बाद पश्चिमी। पूर्वी कौन सा था? आलमगीरपुर। क्या? आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर कहाँ पे है? ये यूपी में है। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। क्या? हिंडन नदी। पश्चिमी सभ्यता आपसे पूछेगा, फिर उत्तरी, फिर दक्षिणी। उत्तरी कहाँ पे है? मांडा, उत्तरी मांडा है, जम्मू एंड कश्मीर में है। किस नदी के किनारे? आपको बताना है चेनाब नदी। ये मैं पिछली क्लास में करवाया हूँ, इसलिए यहाँ पे तेजी से चल रहा हूँ। दक्षिणी कौन सा है? दैमाबाद। क्या? दैमाबाद। ये किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी। कौन सी नदी? प्रवरा नदी। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। इसको मैंने एक बार करा दिया है, इसलिए आप लोगों को तेजी से करा रहा हूँ, ठीक है। पूर्वी आलमगीरपुर, इसका पश्चिमी स्थल कौन सा है? ये पाकिस्तान पे है। क्या है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कौन सा नदी है? मोहनजोदाड़ो। क्या? मोहनजोदाड़ो। ये मोहनजोदड़ो इसका पश्चिमी स्थल है, ठीक है। ये हो गया। इसके बारे में जो क्वेश्चन होंगे आगे हम आपको डिस्कस करेंगे। देखिए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? क्या? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख किया गया है? संघीय न्यायालय आपको बताए हैं कि भाग 5 में है। संघीय न्यायालय भाग 5 में, एक भाग 5 कहां से है? 52 से लेकर के 157, 52 से लेकर के 157 के बारे में यहां तक जिक्र किया गया है। इसको और बोल सकते हैं 51 से लेकर के 152, ये भी कर सकते हैं, लोग कर देते हैं आपके अकॉर्डिंग। 51 से लेकर के 152, ठीक है। यहाँ पर भाग 5 के बारे में बताया गया है। भाग 5 में संघीय न्यायालय के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में बताया गया है क्या? इसमें कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ रेगुलेटिंग में और बताया गया कि जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर को क्या बना दिया जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। इसमें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन सा हुआ? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, क्लाइव था। उसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना कौन सा? वारेन हेस्टिंग्स। क्या? वारेन हेस्टिंग्स जो है ये पहला गवर्नर जनरल बना, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ पहले हेस्टिंग आया, फिर विलियम बेंटिंग आया, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या? 1773 के बाद इसमें हुआ क्या? 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस सुप्रीम कोर्ट आखिर स्थापना की गई उस समय कहाँ पे किया गया? कलकत्ता में। क्या? कलकत्ता में। फिर पूछता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जब स्थापना किया गया था उस समय सुप्रीम कोर्ट के आखिर सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से थे? आपको बताना है। उस समय हीरालाल जे कानिया थे। क्या? हीरालाल जे कानिया ये कौन थे? ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। पूछेगा आखिर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन सी है? तो आपको बताना है कि जो पहली महिला है ये फातिमा बीबी। क्या? फातिमा बीबी जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सीजीआई है, ठीक है। आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में इसके पहले भी जिक्र किए हैं। भाग 3 में क्या बताया गया है कि मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में बताया गया है। भाग 3 क्या हो? मौलिक अधिकार। ये कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक मौलिक अधिकार है। भाग 4 में आपको बताएं कि डीपीएसपी यानी डीपीएसपी बोले तो आपको नीति निर्देशक तत्व। क्या? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आपको बता दें कि भाग 4 जो है, भाग 4 के बाद भाग 4 का जोड़ा गया है, 4 के ए जोड़ा गया है, उसे क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य। क्या? मौलिक कर्तव्य भारत में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में जोड़ा गया है। आपको फिर बता दें भाग 5 हो गया। भाग 5 के बाद भाग 6 में ये राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 7 को पूरी तरीके से संविधान से क्या किया गया? निकाल दिया गया है, इसे निश्चित कर दिया गया है। भाग 8 में यूनियन टेरिटरी के बारे में यानी भाषाओं के बारे में बताया गया है। संविधान जब बना था उस समय 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाओं को ऐड किया गया। 1967 में पहली भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 1967 के बाद जो 21वां संविधान 1967 था, उसके बाद 71वां संविधान 1992 में नमक यानी नेपाली, मणिपुर और कोंकणी जोड़ी गई। फिर 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ। उस समय 4 भाषाएं यानी बीडीएमएस यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। 4 भाषाएं। फिर क्या हुआ? जो संविधान के 10वीं भाग था, 10वें भाग में एससी और एसटी के जो अनुसूचित जात थे उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। फिर 11वां क्या होता है? 1 और 1 मिलकर 11 होता है, यानी 1 और 1 जब मिलन होगा तो उसमें क्या होगा? प्यार यानी व्यापार की बात चलेगी, ठीक है। इसके बारे में हम अगली क्लास में आपको पूरी तरीके से धीरे धीरे डिस्कस करके बताते चलेंगे। देखिएगा अगली क्लास का इस क्वेश्चन क्या है? नेपाल की सीमा भारत की कितने राज्यों के साथ लगती है? नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? आपको आइए हम बताते हैं कि भारत के जो राज्य हैं उनकी जो सीमाएं हैं, आपको सब कर एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए ये आपको इंडिया का मैप ये हमारे सामने लगा हुआ है, आप लोग देख भी रहे होंगे। इंडिया का मैप है। यहाँ पे देखिए इंडिया के मैप में सबसे पहले पूछता है कि भारत का मैप जो है, ये भारत जो है कि एक क्या है? पहले भारत तो भारत था नहीं, भारत पूरा एक एशिया में था।
एशिया के बाद भारत छोटा, इतना छोटा हो गया। अब बता दें कि भारत में पूछता क्या है, पाकिस्तान से भारत के कितने राज सटे हैं, क्या पाकिस्तान से भारत के कितने राज सटे, ये पाकिस्तान है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा पाकिस्तान का इधर का क्षेत्र है। पाकिस्तान से कितने राज्य सटे हुए हैं, एक गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान, तीसरा क्या हो पंजाब, चौथे पे जम्मू कश्मीर और पांचवें पे क्या है लद्दाख। पाक के साथ कितने लोग लटके हुए हैं, देखिए पहला पे क्या है गुजरात, गुजरात के बाद क्या है राजस्थान, राजस्थान के बाद क्या है पंजाब, पंजाब के बाद में क्या है और उसके बाद आ गया जम्मू एंड कश्मीर, फिर क्या आ गया आपका लद्दाख। ठीक है, पूछेगा कितने राज्य हैं, आपको बताना है 3 राज्य हैं, प्लस कितने यूटी हैं, 2 यूटी के साथ पाकिस्तान सीमा, भारत पाकिस्तान की सीमा बनाता है। ये जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है ये क्या है आपके यूटी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये अभी नया यूटी बना है, 31 अक्टूबर 2019 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे यूटी बनाया गया। उसके बाद पूछता है कि आखिर पाकिस्तान के बाद ये आपका पाकिस्तान के ऊपर क्या है अफगानिस्तान, क्या भाइयों ये आपका पूरा क्षेत्र है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भारत तक कौन सा राज सटा हुआ है, आपको बताना है कि अफगानिस्तान से भारत तक कौन सा राज सटा हुआ है, तो बताना है कि अफगानिस्तान से केवल लद्दाख क्षेत्र लटका हुआ है। क्या आपको दिख रहा है मैप में, ये केवल लद्दाख है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्र क्या है लद्दाख का है। ये किससे चिपका हुआ है, केवल अफगानिस्तान से। सबसे छोटी जो सीमा है भारत की, सबसे छोटी सीमा किसके साथ है लद्दाख के साथ में, कितना है 106 किलोमीटर। कितने जिले आते हैं, केवल 1 जिला आता है। लद्दाख में कितने जिले हैं, 2 जिले हैं। कौन कौन से, लेह और कारगिल, क्या लेह और कारगिल, ये केवल 2 जिले हैं लद्दाख के अंदर। कितने जिले हैं, 2 जिले। ठीक है, ये आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। फिर पूछता है लद्दाख के बाद आते हैं चाइना, ये पूरा क्षेत्र किसका है, चीन का है। किसका है, चाइना का पूरा क्षेत्र है। आइए इसका अच्छी तरीके से हम पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए ये चीन हो गया, चीन की भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगा, ये आपका एक लद्दाख तो एक हो गया, इधर क्या है आपका हिमाचल प्रदेश 2, फिर इधर क्या है आपका उत्तराखंड लटका हुआ है, आपको देखिए ये छोटा सा पार्ट सिक्किम का लगा हुआ है, फिर इधर क्या है पूरा अरुणाचल प्रदेश। यानी 5 राज्यों के साथ चीन की सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। पहला क्या है, एक तो यूनियन टेरिटरी है, बाकी क्या है 4 क्या है राज्य हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में क्या आता है आपको बता दें, सबसे पहले लद्दाख, लद्दाख के देखिए लद्दाख है, लद्दाख के जस्ट नीचे क्या है हिमाचल प्रदेश, क्या हिमाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे आएंगे उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड, उसके नीचे आएंगे यहाँ पे क्या है सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम के बाद आपको क्या दिख रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश, क्या अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यानी 5 राज्यों के साथ चीन की सीमा लगती है, 1 2 3 4 5, यानी 4 इसमें राज्य हो गए और एक क्या हो गया यूटी हो गया। आइए इसके बाद आपको बताते हैं और क्या बताते हैं कि अगला जो इसके बाद क्या होगा नेपाल, ये आपको दिख रहा होगा नेपाल, नेपाल की सीमा ये पूरा नेपाल है, इसकी सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, एक पहला है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका बिहार और चौथा देखिए आपका ये दिख रहा होगा सिक्किम, सिक्किम के बाद ये 5वां क्या है पश्चिम बंगाल। ये देखिए बंगाल का ये पार्ट ऐसे से यहाँ पे सटा हुआ है, ये भी नेपाल से सीमा साझा करता है। तो आपको बता दें कि नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा होती है, आपको बताना है 5। कौन कौन सा, पहला क्या है उत्तराखंड पे है, दूसरा क्या है यूपी है, यूपी के बाद क्या है बिहार है, बिहार के बाद क्या है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, फिर क्या है सिक्किम है। ठीक है, ये जो है 5 राज्य भारत के जो नेपाल के साथ क्या बनाते हैं सीमा। फिर आता है आखिर भूटान। आइए उसके बाद पहले बताते हैं भूटान, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे मैप में, देखिएगा अच्छी तरीके से अब विजिबिलिटी आएगी, क्योंकि क्या है कि मैप पूरा भर गया था इसलिए मैप को मुझे इरेज करना पड़ा। देखिए ये आपका भूटान राज्य है, भूटान देश है, भूटान के साथ सिक्किम साझा करता है, सिक्किम के बाद ये देखिए पश्चिम बंगाल का इतना पोर्शन साझा करता है। आप लोग मैप रख के जरूर पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या आ गया, ये आपका आ गया असम का क्षेत्र, क्या असम का क्षेत्र आ गया असम, फिर क्या आएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी भूटान के साथ भारत के कितने राज्य हैं, 4 राज्य सीमा लगाते हैं। कौन कौन से, पहला हो गया क्या आपका सिक्किम, सिक्किम के बाद कौन सा लगाता है, सिक्किम के बाद आपका लगाता है वेस्ट बंगाल, फिर क्या आता है, फिर आता है असम, क्या असम, असम के बाद कौन सा आता है अरुणाचल प्रदेश, क्या अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश जो है ये 4 राज्य किसके साथ सीमा लगाते हैं, भूटान के साथ। फिर पूछता है कि आखिर भूटान के बाद भारत की सीमा जो है म्यांमार के साथ, पेपर में पूछा जाता है कि म्यांमार के साथ भारत की कितनी सीमाएं लगती हैं। ये आपका पूरा यहाँ वाला क्षेत्र जो दिख रहा है मैप के, इसके बाहर का क्षेत्र ये पूरा क्या है म्यांमार का क्षेत्र है। म्यांमार के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है आप देखिएगा मैप में, इधर क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश, उस अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक है, फिर आ गया नागालैंड,
पहले भी अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर आ गया, उसके जस्ट नीचे क्या है, ये मिजोरम। यानी 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। देखिए ये शुरू में 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, यानी 4 देश के साथ लगता है। कौन कौन सा है? पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, क्या? अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। उसके बाद किसके साथ आया? फिर नागालैंड आया, क्या? नागालैंड आ गया। फिर आएगा क्या? नागालैंड के बाद मणिपुर आ गया। मणिपुर के बाद क्या आ गया भैया? मणिपुर के बाद मिजोरम। लेकिन पेपर में क्या पूछता है आपको बता देते हैं। देखो इसे पूछता है निम्नलिखित में किसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है, तो आपको देगा पेपर में मिजोरम के साथ दे देगा मेघालय। आपको मानना है कि मेघालय की सीमा इसके साथ नहीं लगती है। फिर आइए आपको बता दें कि बांग्लादेश के साथ सीमाएं, क्या? बांग्लादेश के साथ सीमाएं। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। कितने? 3096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कितने राज्य हैं? पहला वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद असम है, असम के बाद मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 5 राज्य। कितने? 5 राज्य। कौन कौन सा? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद असम, असम, फिर आ गया त्रिपुरा, त्रिपुरा, फिर आ गया मिजोरम, मिजोरम, फिर आ जाए क्या? मेघालय। ये 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। देखो बंगाल, बंगाल के बाद इसकी सीमा नहीं लगती है। असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद आपका ये लटका हुआ है त्रिपुरा, फिर मिजोरम। पेपर में पूछता है आखिर त्रिपुरा की जो 3 तरफ से क्या है, ये त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पूछेगा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा है, तो आपको बताना है कि जो त्रिपुरा है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए त्रिपुरा है लेकिन इधर चारों तरफ से क्या है? बांग्लादेश है, यानी 3 तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ है। आता है आखिर जो श्रीलंका है, इस क्या है? भारत का पड़ोसी क्या है? जलीय क्षेत्र में पड़ोसी जो है इसका श्रीलंका है। यहीं पे क्या है? पंबन द्वीप। क्या? पंबन द्वीप कहाँ पे है? आपको बताना है कि पंबन द्वीप कहाँ पे है। ये श्रीलंका के पास में है। इसलिए क्या बोलते हैं? रामेश्वरम सेतु। क्या? रामेश्वरम सेतु। इसे क्या बोलते हैं? रामेश्वरम सेतु। फिर पूछता है कि आखिर जो भारत के श्रीलंका क्या बोलते हैं? इसे मोती बोलते हैं। क्या? इसे देखो मोती क्या होता है? ऐसा लटका होता है। मोती जो होता है लटका हुआ होता है, बूंद के आकार होता है, इसे ऐसे कहते हैं मोतियों का द्वीप बोलते हैं। ठीक है। फिर आपका एक यहाँ पे अंडमान निकोबार, भारत का जो इस क्षेत्र है अंडमान निकोबार का हो गया। फिर ये क्या होगा? लक्षद्वीप। क्या? ये आपका भारत का लक्षद्वीप है। पूछता है कि भारत में कितने राज्य हैं? आपको बना 28 राज्य, 8 यूटी हो गई। ठीक है। उसके बाद पूछता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको बताना है सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान। क्या? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। फिर पूछता है कि आखिर सबसे छोटा राज्य, आपको बताना है कि ये क्षेत्रफल के आधार पर बता रहे हैं। क्षेत्रफल के इधर लिख देते हैं। देखो क्षेत्रफल के आधार पे क्या है? इधर क्षेत्रफल देख लेते हैं। सबसे बड़ा हो गया राजस्थान, सबसे छोटा क्या हो गया? गोवा हो गया। ठीक। फिर पूछता है क्या? उसके बाद इधर क्या है? जनसंख्या। चूंकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जब जनसंख्या के आधार पर देखेंगे सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या है? यूपी की नंबर 1 पे। और सबसे कम होगा किसकी? कम बताने पे आपको बताना है कि सिक्किम। क्या? सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। ध्यान दीजिएगा, जब एरिया वाइज पूछेगा तो आपको बताना है कि राजस्थान से गोवा, सबसे ज्यादा राजस्थान की, सबसे कम गोवा। फिर जब वैसे पूछेगा आपको बताना है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। उसके बाद आपको बता देते हैं कुछ और जो इंपॉर्टेंट यूटीज हैं। क्या? यूटी जो है आपको यहाँ पे दर्शा देते हैं मैप पे। देखिए ये जो है पंजाब, ये आपका चंडीगढ़ है। पहला यूटी कौन सा है? चंडीगढ़। पहला तो लद्दाख हो गया, दूसरे पे जम्मू कश्मीर, तीसरे पे चंडीगढ़, उसके बाद चौथे पे आपको ये दिख रहा है दिल्ली, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे है। दिल्ली के बाद आपको बताइए यहाँ पे देखो दमन और दीव, दमन द्वीप और यहाँ पे दमन द्वीप और सिलवासा, इसको मिलाकर के दमन द्वीप और नागर हवेली मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गए। 5 यूटी के बाद देखो एक जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी में जो है 4, पुदुचेरी जो है 4 जिलों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? यनम, माहे, कराईकल, यनम, माहे, कराईकल और पुदुचेरी, ये 4 जिलों को मिला करके ये पुदुचेरी यूटी का निर्माण हुआ है। देखिए कैसे, इसका पहला जो है एनम, ये माहे, पूछता है कि माहे किसमें है, तो आपको बताना है कि माहे कहाँ पे है? केरला में है। पुदुचेरी का दूसरा जिला क्या है? ये आंध्र प्रदेश में है, यनम। क्या? यनम जो पुदुचेरी का दूसरा जिला है, ये कहाँ पे है? ये आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश में है। फिर तीसरा पूछता है कि इसके पुदुचेरी का जो तीसरा जिला है पुदुचेरी, वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और पुदुचेरी में और कौन सा है? कराईकल। कराईकल और पुदुचेरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। माहे कहाँ पे है? देखो यहाँ पे लिख देते हैं, माहे कहाँ पे है? आपको बताना है केरल में है। जब पूछेगा कि आखिर कराईकल और पुदुचेरी, क्या? कराईकल
कराईकल और पुदुचेरी ये कहाँ पे है? तो आपको बताना है कि पुदुचेरी ये आपके पड़ते हैं तमिलनाडु में, और पूछता है कि इधर क्या है, यनम, क्या यनम आपको कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ये जो है ये पूरा यूटी, किसके यूटी के बारे में बताया गया है? ये पुदुचेरी यूटी के बारे में बताया गया है, पुदुचेरी। फिर क्या होता है पेपर में पूछता है आखिर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको बताना है कर्क रेखा गांधीनगर में गई, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ। देखो कैसे, पहला राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, 5 हो गया, 4 5 6 हो गया, इधर 7 इधर 8। आपको ऐसे याद रखना है, ट्रिक नहीं याद रखना है। मित्र पर गमछादार, क्यों? क्योंकि पेपर में कहीं कहीं पूछता है, आप लिख दीजिए। ऐसे आपको बताते हैं स्टेट, गुजरात के बाद आप आ जाएंगे राजस्थान के बाद आ जाएंगे मध्य प्रदेश से किसका अलग हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। तो आप आ गए छत्तीसगढ़ में, आ गए छत्तीसगढ़ के बाद आप सीधा एंट्री किए कहाँ पे? झारखंड में अलग हुआ, झारखंड के बाद आप आ गए वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। फिर कहाँ गए? त्रिपुरा और मिजोरम। क्या? त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य हैं। 8 राज्यों के साथ जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों के साथ जाती है? आपको बताना है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के सबसे समीप जो राजधानी है, आपको बताना है कि रांची, झारखंड की जो राजधानी रांची है, रांची ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक, क्या कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो है कैपिटल कौन सी है? तो आपको बताना है कि झारखंड की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन ध्यान कर डिस्कस करते हैं। देखिएगा, इसको केवल सुमेलित करना है। क्या करना है? पूछ रहा है कि मेसान की खोज किसने किया? आपको बताना है कि इसमें मेसान की खोज युवाका ने की। फिर पूछता है आखिर मेसान के बाद पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? नाभिक की खोज किसने किया? नाभिक की खोज तो आपको जानते हैं केंद्र की खोज एंडरसन जी के द्वारा किया गया, नाभिक की खोज रदरफोर्ड जी के द्वारा किया गया, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया, मेसान की खोज युवासा के द्वारा किया गया। रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा कणों के प्रकीर्णन के द्वारा, यानी गोल्ड फ्लेम पे, क्या सोने की जो एक सोने की परत थी उसी पे ये प्रकीर्णन कर रहे थे। उसमें क्या हुआ? मान लो एक सोने की परत है, इसमें अल्फा कणों का इन्होंने प्रकीर्णन कराया। कुछ क्या हुए कि सीधे निकल गए, कुछ रेज सीधे निकल गए, कुछ रेज क्या हो गए? वापस लौट आए, और कुछ रेज क्या हुए? इसे भेद ही नहीं पाए। जो इसे नहीं भेद पाए तब इनको रदरफोर्ड जी को लगा कि ये ना भेद पाने वाला क्या है? नाभिक है। आपको हम बताए थे कि नाभिक में प्रोटॉन और ये क्या होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी त्रिज्या पूछता है पेपर में 10⁻⁻15 मीटर। आप लोग बताइएगा, 10⁻15 मीटर इसकी त्रिज्या होता है। जब पूछेगा परमाणु की त्रिज्या कितनी है, तो आपको बताना है कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर होती है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं, इन पर ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पे कैसे ऋणात्मक आवेश? प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे आपको बता दें कोई आवेश नहीं होता, आवेश रहित न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन का एंटी कण, क्या इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पूछेगा, आपको बताना है पॉजिट्रॉन। इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। आपको बता दें कोई सेल है, सेल का ब्रेन, क्या सेल को हैंडल करने वाला यानी मस्तक यही होता है। बीच में क्या होता है? ये केंद्रक होता है। इसमें बहुत कुछ होते हैं सेल के बारे में, एक दिन अच्छे से आपको डिस्कशन करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम एसएससी जीडी का एनालिसिस भी अगली क्लास में करवाएंगे। आप लोग केवल टॉपर्स आईक्यू सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।